प्राचीन मंदिरों के ऊपर ही ये विज्ञान की थोड़ी शोध संशोधन करूं, ऐसे विचार कब आया और कैसे आया? तो मुझे लगा कि ज़रूर अपने प्राचीन जो इंजीनियर है, जो भी साइंटिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा विज्ञान जानते थे। हाँ। और विज्ञान का उपयोग कैसे करने हैं वो भी जानते। तो चलो हम भारत की यात्रा करें। आपको क्या ऐसा लगा कि अगर आपने उस जगह पे मंदिर पे गए तो फिर आपने वहाँ पे शोध क्या की? कोई भी मंदिर में आप जाओ भारत के, उनमें ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल शास्त्र की बातें बहुत सारी होती है। मैं उज्जैन गई हूँ, वहाँ जंतर मंतर करके भी है जो हाँ। कोई राजा ने वहाँ पे बनाया था, तो वो भी ऐसा ही है, एस्ट्रोनॉमिकल ही है। हाँ, एक्चुअली उज्जैन पूरी जो नगरी है, हाँ। ये लोग बोलते हैं मंदिरों की नगरी, लेकिन मैं बोलता हूँ ये विज्ञान की नगरी है। आपने ये खगोल शास्त्र ही क्यों चूज किया? स्पेस साइंस का काम करते हैं, जानते भी ज़्यादा है, तो वो चीज़ हम अपने एंशियंट साइंस में ढूंढते रहते हैं चारों तरफ। स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है। स्पिरिचुअल ज़्यादा होने के भी कारण होते हैं, हाँ। क्योंकि जब भारत में हम घूमते हैं और भारत के लोगों को मिलते हैं, तो उनको मिलने से ही आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। सोमनाथ में भी ऐसा कोई स्तंभ है ना? स्तंभ के बारे में ऊपर एक तीर बताया गया है और एक जो डायरेक्शन बताइए कि यहाँ से डायरेक्शन पे हम एक स्टीमर लेके चले, सीधे जाए तो साउथ पोल आ जाएगा। हाँ, प्रभु ने आपको सिलेक्ट किया है और ये कार्य करो, शोध करो, भले विज्ञान की तौर से करो पर ये करो और लोगों तक पहुंचाओ, दुनिया तक पहुंचाओ। और आज तक मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, उनके ऊपर प्रभु की, ईश्वर की बहुत कृपा हुई है और है ही तो ही ये कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हैं, धनंजय रावल जी है। आइए आज उनसे बात करते हैं और उनके पास तो बहुत ही नॉलेज है, तो शेयर करते हैं आपके पास। और मैं थोड़ा प्रयास करूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे इतने प्राचीन टेम्पल्स हैं, उनके बारे में बहुत सारी शोध उन्होंने की है, तो आप तक पहुंचाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसे हो धनंजय जी? नमस्ते। नमस्ते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरे बारे में जानकारी व्यूअर्स को अगर देनी है तो मुझे लगता है एक एपिसोड उसमें ही चला जाएगा, लेकिन हम जिस विषय पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं उस पर फोकस करके आगे जाए। बेसिकली मैं साइंस एजुकेशन के फील्ड में काम करता हूँ। उसमें प्लेनेटोरियम बनाना, ऑब्जर्वेटरी बनाना, साइंस सेंटर बनाना और बहुत सारी स्कूल में जो साइंस और मैथमेटिक्स लैब है ये हम बनाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद मेरे और भी जो काम है, जो मेरे शौक़ है, मेरी हॉबी है, जिसमें साइंस राइटिंग, बहुत सारे लो कॉस्ट साइंटिफिक टॉयज़ तैयार करना, डू इट योरसेल्फ किट तैयार करना, और भारत के कोने कोने में अगर बच्चों को विज्ञान सीखना है, जहाँ पे लेबोरेटरी भी अवेलेबल नहीं है, विज्ञान के साधन भी नहीं है, उनके लिए लो कॉस्ट नो कॉस्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट तैयार किए हैं। यानी कोई भी खर्च किए बिना विज्ञान के बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते हैं। ये मैं काम करता हूँ पूरे दिन, और ये काम करते करते भारत के बहुत सारे देशों में मुझे बहुत सारे शहर में मुझे जाना मिलता है। दुनिया के बहुत सारे देशों में भी मुझे घूमने का मौका मिलता है। खास करके भारत की बात जब मैं करूं तो भारत के प्राचीन मंदिरों में मैंने इतने विज्ञान के अजूबे देखे, और ये देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये सारी चीज़ 1000-1200 साल पहले बनी है। हाँ। और हम कहते हैं विज्ञान की शोध यूरोप में हुई, यूएसए में हुई, लेकिन उसके पहले सारी चीज़ हमारे भारत में ऑलरेडी बन चुकी है। तो विज्ञान कहाँ था? हाँ। तो ये सवाल जब मन में मुझे सवाल हुआ तो मुझे लगा कि विज्ञान भारत के प्राचीन मंदिर में हुई। हाँ। और वहाँ से मेरी यात्रा, प्राचीन मंदिरों की यात्रा मेरी शुरू हुई। तो आपको ये विचार कैसे आया कि मैं प्राचीन मंदिरों के ऊपर ही ये विज्ञान की थोड़ी शोध संशोधन करूं, ऐसे विचार कब आया और कैसे आया? ये विचार बेसिकली जब मैं विदेश गया, खास करके यूरोप कंट्री में, वहाँ पे मैंने लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा देखा। और वो पिज़ा लोग इसलिए देखने जाते हैं
कि उसमें कुछ गलती रह गई और वो बैंड हो गया। ओके। ये देखने के लिए वहाँ जाते हैं। ये देख के मुझे पता चला कि अगर ये चीज़ देखने के लिए लोग विदेशों में जाते हैं और दुनिया की अजूबा हाँ। जिसको माना जाता है वो लोग देखने के लिए जाते हैं, उससे तो बहुत अच्छा मंदिर हमारे भारत में है साउथ में, जिनको हम बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। हाँ। और वो मंदिर सबसे पहले तो वो ग्रेनाइट से बना है। ओके। 60 लाख टन ग्रेनाइट को यूज करके बना है। और उतना ही नहीं, बहुत मंदिर का जो गुम्बज है इतने ऊंचाई पे है, वहाँ पे 50 टन का एक ग्रेनाइट का बड़ा गुम्बज वहाँ पे फिट किया है। तो मन में सवाल ये हुआ कि ये जो मंदिर है मैडम, ये उसके बारे में बात करेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। हाँ। कि ये इतना बड़ा मंदिर जिसमें इतना सारा ग्रेनाइट यूज हुआ है और ऊपर वजनदार गुम्बज भी रखा है, बहुत बड़ा गोला। तो इतना वजन होने के बावजूद, इतना ऊंचा होने के बावजूद, पिज़्ज़ा से तो ये बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा है। हाँ। और इतने साल होने के बाद ये मंदिर 1 डिग्री भी बेंड नहीं हुआ। पिज़्ज़ा से जो बना ना, उससे तो समझ लो 3 गुना पुराना है ये। ओके। दूसरी आश्चर्य की बात ये है कि ये जो पूरा मंदिर है ना, उसका जो उसको जो बेस कहते हैं ना, घर हम बनाते हैं तो पहले खोदते हैं। हाँ। तो ये जमीन खोदी ही नहीं है, क्या बात। जमीन से ही पूरा मंदिर ऊपर चला गया है और ये 1 डिग्री भी टिल्ट नहीं हुआ। तो आप देखो मैडम कि ये अपने इंजीनियर कैसे हो गए। हाँ। कि ये जमीन कैसी उनको पता है और क्या रखना है, कैसे बनाना है। हाँ। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि उतना बड़ा वजनदार जो पत्थर है ऊपर कैसे लगे। हाँ। ये आज भी एक सवाल है। तो मुझे लगा कि जरूर अपने प्राचीन जो इंजीनियर है, जो भी साइंटिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा विज्ञान जानते थे। और विज्ञान का उपयोग कैसे करने है वो भी जानते। तो चलो हम भारत की यात्रा करें। तो ये यात्रा मेरी वहाँ से शुरू हुई। तो फिर आपको क्या ऐसा लगा कि अगर आपने उस जगह पे मंदिर पे गए तो फिर आपने वहाँ पे शोध क्या की फिर? जैसे मैंने एक मंदिर की जो बात की, फिर मुझे जहाँ जहाँ मैं घूमने गया, जैसे मुझे दिल्ली बार बार जाना हो। हाँ। और दिल्ली जाऊँ तो सबसे पहली चीज़ लोगों को दिखती है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार पे मैंने जब वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि उसके अंदर जाने का जो दरवाज़ा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके। तो मैंने सोचा कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि ये बनाने वाले जो लोग हैं, है ना, तो नॉर्मली जो मुस्लिम शासक जो बनाते हैं तो उनका जो दरवाज़ा एंट्रेंस होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। हाँ। जहाँ पे मक्का है। लेकिन इनका एंट्रेंस उत्तर दिशा में। हाँ। तो मैंने सोचा कि ये सबसे पहले तो ये प्रूव हो गया कि ये बनाने वाले कोई और है। हाँ। फिर मंदिर के आजू बाजू मैंने देखे तो 27 नक्षत्रों के मंदिर देखे। क्या बात है। तो और भी मुझे इंटरेस्ट कि ये ऐसा क्यों है। उसके पास एक लो स्तंभ भी है। फिर कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ देखने के बाद मन में सवाल होते हैं और फिर नींद नहीं आती। हाँ। उसके पीछे ही पड़े। ये सब मैंने देख लिया। और मैं जब छोटा था तब कुतुब मीनार के अंदर भी मैं गया। हाँ। जब हम ऊपर जाते थे ना तो एक सर्टेन हाइट पे जाते तो एक हॉल आता था जहाँ से आप कोई सर्टेन कॉन्स्टलेशन देख सकते हैं, नक्षत्र। ठीक है। तो मुझे पता तो चल गया कि ये जो चीज़ बनाई गई है कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए बनाई गई है। हाँ। लेकिन मुझे कुछ राज मिलता नहीं था। लेकिन जैसे मैं बाहर निकलूं, बाद में तो बंद हो गया, लेकिन बाद में जब भी मैं बाहर से देखूं तो बिल्कुल उसके पास में एक लो स्तंभ रखा है। हाँ। है ना, जिसको जंग आज भी नहीं लगी। हाँ। इतने साल के बाद। तो ये भी एक सवाल है। लेकिन मैं ये सोचूं कि ये लो स्तंभ और ये कुतुब मीनार दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। हाँ। वो भी एक सवाल मन में चालू हो गया। तो इतने बहुत सारे सवाल मन में खड़े हो गए, अलग अलग जगह पे जाऊं। लेकिन एक बार मैं उज्जैन गया। हाँ। और उज्जैन जो है ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्क रेखा का मतलब क्या है। हाँ। तो सूरज जो है सिर्फ कर्क रेखा तक की बिल्कुल अपने सिर पे आता है। हाँ। साल में एक ही बार ये घटना होती हाँ। है। 21 जून का जो ये दिन होता है। हाँ। जिसको हम जीरो शैडो डे बोलते हैं। ओके। यानी सूरज बिल्कुल अपने सिर पे आ जाता है। अगर आपका मानना ये है कि सूरज अपने सिर पे आता है तो ये बात गलत है। अगर आपका मानना है कि सूरज 12 बजे अपने सिर पे आता है तो ये बात भी गलत है। क्यों? क्यों क्योंकि ऐसा? कोई भी जगह हाँ। जैसे कर्कवृत से लेके बीच में इक्वेटर विषुववृत्त आता है और हाँ। नीचे मकर वृत्त आता है। हाँ।
ये जो इतना बेल्ट है, सूरज इतने भाग में बिल्कुल सिर पे आता है। हाँ। और साल में 2 बार, 2 बार। कर्कवृत और मकरवृत पे सिर्फ 1 बार। ये एक भौगोलिक घटना के कारण होती है। कर्कवृत अपने गुजरात की अगर बात करें तो मेहसाना के पास से आगे कच्छ में जाओ, MP, मध्य प्रदेश, आसाम तक ये कर्क रेखा पास हो रही है। हाँ। उसके अगर आगे जाए तो वहां पे कभी भी सूरज सिर पे आता नहीं। तो वहां पे ये मीनार क्यों बनाया, ये सवाल। फिर मुझे पता चला कि ये जो उज्जैन है, यहाँ से आगे सूरज जाता नहीं था। एक जमाना था राजा भोज और उसके नवरंग। हाँ। नवरंग यानी नवरत्न। नवरत्न। सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग फील्ड में थी, जिसमें कालिदास भी थे। हाँ। मेघदूत की रचना जिसने हाँ, की। हाँ, हाँ। फिर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो वराहमिहिर थे। हाँ। और राजा भोज ने एक बार ये सब मीटिंग बुलाई, सारे जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाए, और उन्होंने ऐसा किया कि हमें इंद्रप्रस्थ में एक अच्छा म्यूजियम बनाना है। हाँ। जैसे साइंस सिटी अभी होता है ना अलग अलग जगह पे, वहाँ पे उन्होंने म्यूजियम बनाने का सोचा। तो वो म्यूजियम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ बनाओ लोग याद रखें। तो सबने अलग अलग बात बताई कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वराहमिहिर की बात जब आई तब उन्होंने कहा कि मुझे पृथ्वी की परिधि मेजर करनी है और एक एस्ट्रोनॉमिकल लेबोरेटरी बनानी है, जहाँ आके लोग बहुत सारी चीज़ भी जान सके और ये पृथ्वी की परिधि यानी पृथ्वी कितनी बड़ी है वो जान सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राजा भोज ने कहा, सॉरी विक्रमादित्य ने कहा। तो उन्होंने कहा एक बड़ा मीनार बनाना पड़ेगा। बनाओ, जो भी करना है करो। और वो जो मीनार दिल्ली में बना, हकीकत में उनका नाम ध्रुव स्तंभ है। विष्णु स्तंभ से उनको जाना जाता है। और जब उज्जैन में सूरज बिल्कुल सिर पे आता है, तब दिल्ली में सूरज सिर पे आता नहीं है क्योंकि पृथ्वी गोल है। और उसका एक शेडो, परछाई गिरती है। और परछाई की एंगल वराहमिहिर ने मेजर की, और मेजर करने के बाद पता चला कि यहाँ पे 0 डिग्री है उज्जैन में। उसी टाइम पे वहाँ पे जो एंगल बनता है, समझ लो 7.2 हुई। तो पृथ्वी की परिधि 360 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 7.2 करते तो जवाब आता है 50। ठीक है, इस हिसाब से आगे हम चले तो उज्जैन से दिल्ली का जितना अंतर है उनको गुणा 50 कर दो, ये पृथ्वी की परिधि आ गई। क्या बात है। तो ये मैंने जाना। और लो स्तंभ पास में है, वो बेसिकली कहाँ होना चाहिए ये भी मन में सवाल था। फिर मुझे पता चला कि ये चीज़, क्योंकि उज्जैन में तो इतना बड़ा मीनार बना की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 परछाई जो होती है वो छोटी सी डंडी से भी मिल जाता है। लेकिन एंगल एक्यूरेट मेजर करने के लिए जितना मीनार ऊपर हो उतना हम ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट उसका मिल सकता है। तो लो स्तंभ मेरे ख्याल से उज्जैन में होना चाहिए, और इसलिए ये चीज़ के लिए काम होता है, इसलिए वहाँ से निकल के वहाँ रखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मुझे वहाँ से, क्योंकि कोई भी मंदिर में आप जाओ भारत के, उनमें ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, खगोल शास्त्र की बातें बहुत सारी होती है। क्योंकि अगर भगवान की भी बात करें तो हम बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार। तो ऐसे कोई चमत्कार दिखाना पड़ता है। तो इस तरह की अलग अलग चीज भारत के मंदिरों में उसकी रचना की जाती थी। और लोग वहाँ आते थे, जानकारी लेके जाते थे। सही बात है। तो उज्जैन की आप बात कर रहे हो तो मैं उज्जैन गई हूँ, वहाँ जंतर मंतर करके भी है जो कोई राजा ने वहाँ पे बनाया था, तो वो भी ऐसा ही है, एस्ट्रोनॉमिकली है। हाँ, एक्चुअली उज्जैन पूरी जो नगरी है, ये लोग बोलते हैं मंदिरों की नगरी, लेकिन मैं बोलता हूँ ये विज्ञान की नगरी है। समय है, समय, काल की गणना वहाँ से होते हैं। महाकाल, काल की गणना वहाँ होती है बरसों से। और भारत में ऐसा एक व्यवहार है कि कोई भी जो अच्छा काम करता है, कोई भी अच्छा काम होता है, उनको हम भगवान का स्वरूप देते हैं। तो वहाँ पे महाकाल नाम इसलिए दिया गया कि वहाँ पे बरसों से समय की जानकारी और समय के ऊपर रिसर्च, समय क्या है ये लोग बरसों से जानते थे। इसीलिए देखो कृष्ण भगवान भी वहाँ पढ़े, और कृष्ण भगवान जब पढ़ते थे तब भी कर्क रेखा वहाँ से पसार होती थी। एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं, लेकिन वो थोड़ी ऊपर नीचे रहती है। आज की तारीख में कर्क रेखा की बात करें तो
उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर डोंगला में है, ओके। जहाँ पे हमने एक ऑब्जर्वेटरी भी बनाई है। हम्म, 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 वो लोग भी वहाँ पढ़ते थे, समय की गणना तो वहाँ होती थी। हाँ, और ये चीज़ जानने के लिए दुनिया के दूर दूर के लोग यहाँ पे आते थे। हाँ, एक घटना तो ऐसी हो गई कि अलेक्जेंडर भारत पे जब चढ़ाई करने के लिए आया, लेकिन वो तो हार गया। हारने के बाद यहाँ के राजाओं को रिक्वेस्ट की कि मैंने भारत के बारे में बहुत कुछ सुना है, वहाँ पे इतने सारे विद्वान लोग हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो हम तो हार गए, लेकिन हमारे विद्वान को आप घूमने की परमिशन दो, देखने की परमिशन दो। तो उनके साथ एक एस्ट्रोनॉमी जो जानने वाला था, वो भी पूरा भारत घूम घूम के भारत उसने उज्जैन भी देखा। उज्जैन जाके उनको पता चला कि ये टाइम की गणना, काल क्या है, ये हमसे ज़्यादा उनको पता है। और जीरो मेरिडियन लाइन, ये बरसों पहले अपने शास्त्र में हम देखे तो वो उज्जैन से पसार होती थी। अच्छा। लेकिन हमारा जोर कम होता गया, धीरे धीरे उन लोगों का जोर, अलेक्जेंडर तो पूरा विश्व विजेता बनने निकला था। तो यही चीज़ जो मैंने आपको कुतुब मीनार उज्जैन की बात जो बताई, विष्णु स्तंभ, और वही टेक्नोलॉजी लेके वो लोग वहाँ गए। वहाँ भी उन्होंने जीरो शैडो डे कहाँ होता था वो जगह निकाली। एक कुआं था वहाँ पे, सूरज बिल्कुल अंदर चला जाता था, जीरो शैडो डे होता था। और अर्थ की परिधि उन्होंने भी वहाँ पे मेजर की। और अलेक्जेंडर ने जीरो मेरिडियन जो लाइन होती है, ये यहाँ से शिफ्ट करके वो लोग वहाँ ले गए। अच्छा। आधारभूत पुरावा है, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत साल के बाद अंग्रेज भी भारत पे आए। अंग्रेज लोगों ने भी देखा कि काल गणना में तो ये अपने से भी ज़्यादा आगे है। फिर उन्होंने ये जो लाइन थी वहाँ से शिफ्ट करके लंदन में गए, और वो लाइन आज भी लंदन में है, लोग देखने जाते हैं। बेसिकली वो लाइन अपने भारत में थी। अच्छा, तो ऐसे कैसे हो सकती है, लाइन शिफ्ट हो सकती है? हाँ, वो तो राजा थे ना। अच्छा। ब्रिटेन अपने पर राज करता था। अच्छा। तो ये चीज़ ट्रांसफर करके उधर ले गए। हाँ। बेसिकली उज्जैन में थे ये लाइन। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, आप जहाँ भी जाओ, तो मुझे तो ये लगता है कि मंदिर देखने के बाद, ये मंदिर नहीं है, ये साइंस की नगरी है। हाँ। वहाँ पे आम आदमी, देखो दूसरी तो अच्छी बात ये है कि जब कोई ये मंदिर देखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कोई विज्ञान के क्लासरूम में बैठे। चलते चलते ये सारी चीज़ सीख जाते हैं। तो विज्ञान सिखाने का तरीका, क्योंकि भारत में जितने विद्वान लोग थे, सारे लोग इतने विद्वान नहीं होते थे। लेकिन आम आदमी को विज्ञान सिखाने की का तरीका क्या होना चाहिए, ये हमसे ज़्यादा अपने ऋषि मुनि जानते थे। कि मंदिर की स्थापना की, और मंदिर के चारों तरफ जब आप अंदर जाते हो, वहाँ से लेके चारों तरफ जो मूर्तियाँ रखी है, वो आप देखेंगे तो वो सब जगह पे इतना विज्ञान भरा है। तो मैं तो आश्चर्य से तंग रहता था कि हमारा देश जो है वो महान इसलिए है क्योंकि मैंने दुनिया की अजायबी देखी है। चाइना वॉल में क्या है, बस लंबी लंबी वॉल है। उसके अंदर क्या विज्ञान है? एफिल टावर में जाओ तो क्या है, बड़ी चीज बना के रख दी है। स्टैच्यू ऑफ, अभी तो यूनिटी हो गई है, स्टैच्यू ऑफ अमेरिका में क्या है, उसको नाम भी भूल गया। लिबर्टी। उसके अंदर विज्ञान क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ पिरामिड में हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत विज्ञान है, ये जो बनाया है। लेकिन उसके कंपेयर में भारत के कोई भी मंदिर में जाओ तो इतना सारा विज्ञान भरा पड़ा है, और उसकी बनाने का तरीका आप देखो तो आश्चर्यचकित हम रह जाते हैं। तो वो चीज़ जब मैंने देखी तब पता चला कि इन लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ बिल्ड करके रख दी है। लेकिन भारत में ये तो अच्छी भी बनाई है, उसमें टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है और अच्छी भी है। तो मुझे ज़्यादा विश्वास होने लगा कि भाई दुनिया में घूमने के बदले भारत में घूमें। हाँ। तो आपने ये खगोल शास्त्र ही क्यों चूज़ किया? खगोल शास्त्र चूज करने के दो कारण है। एक तो मेरा विषय, क्योंकि हम ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं और स्पेस साइंस का काम करते हैं, जानते भी ज़्यादा है। तो वो चीज़ हम अपने एंशिएंट साइंस में ढूंढते रहते हैं चारों तरफ, और मिल भी जाता है। जैसे हम कोणार्क टेम्पल में गए तो कोणार्क टेम्पल में काल गणना आप देखे, उनके जो व्हील है वहाँ पे आज भी एग्जैक्ट टाइम हम देख सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है वो भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं मैंगलोर में जो शंकराचार्य का जो मठ है वहाँ पे जब मैं गया, श्रृंगेरी मठ में गया, तो वहाँ पे एक बहुत अद्भुत मंदिर है। और वो मंदिर के जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे आप जब सनसेट होता है तब आप चले जाइए,
वहाँ पे जब सनसेट होता है और सूरज की किरण जब मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा, हाँ। वो अंदर जाती है। और मंदिर के जो गर्भद्वार जो होता है उसके बाद उसके पहले रंग मंडप आता है। हाँ। तो रंग मंडप के अंदर 12 अलग अलग पिलर वहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन जैसे सूर्योदय होता है, सूरज की किरण मंदिर के दरवाजे के अंदर, एक छोटा सा दरवाजा है, वहाँ से कोई भी पिलर के ऊपर किरण पड़ती है। हाँ। जो भी पिलर के ऊपर सूरज की किरण पड़ी है उसके नीचे एक राशि बताई गई है। आपको बस राशि देखना है, पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। सूरज कौन सी राशि में है आप वो पिलर देख के, क्या बात क्योंकि मंदिर में जब जाते तब हमें ये देखने की जरूरत हाँ, पड़ती है। हाँ, हाँ, तो पंचांग देखने की जरूरत ही नहीं है, बस पिलर देख लो और नीचे राशि देख लो। 12 महीने की राशियां हम सिर्फ सूरज की किरण से देख सकते हैं। तो आप सोचो कि वो बनाने वाले लोग कितना एस्ट्रोनॉमी जानते थे, हाँ। कैसे कंस्ट्रक्शन करना, यानी उनके पास सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज भी कितना था। तो ये देख के मैं दंग रह गया कि कितनी अद्भुत रचना है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ। ऐसे कोल्हापुर में भी एक मंदिर है। हाँ। वो खास एक पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी का मंदिर है। हाँ। तो पूर्णिमा के दिन चांद बिल्कुल ऊपर आ जाता है। एग्जैक्ट। तो उन्होंने कितनी मेहनत, वो लोग एस्ट्रोनॉमी भी इतने जानते थे, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, स्थापत्य कला भी इतने जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ मैंने भारत भर में देखी, विजयनगर में भी देखी। ऐसे बहुत सारे मंदिर में आप अपने मोंडेरा मंदिर में भी जाओ, हाँ। तो बिल्कुल जीरो शैडो डे होता है तो सूरज की किरण बिल्कुल गर्भद्वार में जाती है। तो जहाँ भी मैं गया वहाँ पे मुझे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी वो लोग एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज़्यादा उनके पास, ऑफ कोर्स और भी सारे विषय है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी मैंने और विषय भी मेरा है। हाँ, सही बात है। तो आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से शायद मंदिरों का विज्ञान आपको जानना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसा है क्या? स्पिरिचुअल ज़्यादा होने के भी कारण होते हैं। हाँ। क्योंकि जब भारत में हम घूमते हैं और भारत के लोगों को मिलते हैं तो उनको मिलने से ही आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा था। हाँ। और अलग अलग ज्योतिर्लिंग मैंने घूमा है और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च मैंने किया है। लेकिन मैंने बैद्यनाथ मंदिर कभी देखा नहीं था। हाँ। तो इस साल हम वहाँ पे देखने के लिए गए, जिसको हम दर्शन करने के लिए भी कह सकते हैं। तो वो जब हम देखने के लिए गए तो जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो नॉर्मली जो एयरपोर्ट से बाहर निकलते और टैक्सी वाले, रिक्शा वाले जो भाड़ा लेते हैं, तो हमारा माइंडसेट यही था कि ये होने वाला ही है। हाँ। लेकिन जब मिले तब उन्होंने इतने रिजनेबल प्राइस, तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ से एक विश्वास पैदा हो गया। हाँ। दूसरा, वहाँ रहने के बाद 4 दिन हम रुके थे। तो पहले दिन हम एक जो ई बाइक होती है ना, हाँ। वहाँ पे वो टुनटुन वाला कहते हैं, उनको बैठ के हमने कहा मंदिर पे चलो। तो बैठने के बाद वो रिक्शा बेचारा एकदम धीमे धीमे चलाता था। हमारे आगे से एक रिक्शा चली जाती थी, यहाँ से रिक्शा चली जाती थी। तो मेरे मन में सवाल हुआ कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा करेगा वो पैसा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने कहा भैया आपका ऐसा कुछ नहीं है ना, वो हम इतने ही पैसे देंगे, आप ये वो सुन के उन्होंने ऐसी ऐसी आध्यात्मिक बातें कहने शुरू कर दी। तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार लड़का कैसी कैसी बातें कर रहा है। और मैंने जाना कि ये मेरी गलती है। हाँ। इन लोगों की गलती नहीं है। तो वो मैंने 4 दिन रहने के बाद जितने भी लोगों को मिला तो मुझे लगा ये सारे लोग देव भी। हाँ। उसका नाम देवघर इसलिए। हाँ। आज भी उनके मन में कुछ छल कपट नहीं है, बिल्कुल संतोषी लोग हैं। ठीक है, और अपना जीवन अच्छा जीते हैं। हाँ। तो कोई भी आप मंदिर में जब जाते हैं तब ऐसी बहुत सारी चीज़, बहुत ऐसी जानकारी आपको मिलती है। मैं जब एक बार केदारनाथ गया था। हाँ। छोटे छोटे बच्चे भी मेरे साथ में थे। और जब वहाँ पहुँचा, शाम हो गई थी और रात को रहने की व्यवस्था भी नहीं की थी। और शाम को पहुँचा और मैंने देखा 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन है, इतने इतने बर्फ़, सब के पाँव अंदर चले गए। और मैं सोचता रह गया कि अभी सबको मैं दर्शन कैसे कराऊं। तो एक महाराज बैठे थे, उनको कहा कि
दादा उनके दर्शन करा दो। हाँ। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, सबको लेके दर्शन भी करवाया, हम बाहर भी आ गए। ये सपना मुझे लगा। बाहर निकलने के बाद मैंने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा दूं। तो जो महाराज ने मुझे बात बताई कि आप इतने दूर से आए हो, कोई अच्छा नियम लेके जाओ, यही मेरी दक्षिणा। हाँ, क्या बात है। तो क्या हम हो जाएंगे, स्पिरिचुअल। हम स्पिरिचुअल हो ही जाएंगे। तो मंदिरों में जाने का ये भी एक तरीका है। सही बात। जो बनाने वाले लोग हैं, मंदिर बनाने में क्या क्या सोचा होगा। हम अपना घर बनाने में ऐसा सोचते हैं, क्यों बनाया। आप कोई भी मंदिर जब देखेंगे तो अलग अलग स्टेज होते हैं, है ना। कई बार आप बहुत सारे, जैसे हम एमपी में जो मंदिर बने हैं, मुझे नाम याद आएगा, लेकिन वो मंदिर देखने के लिए खास लोग जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका भी जब मैंने विजिट किया और उसके सारे मैंने स्टेप देखे, तो मुझे पता चला कि ये बनाने वाले लोग इतने एक्सपर्ट और इतना दिमाग लगाते हैं कि मंदिर देखने के लिए तो पूरा फैमिली जाता है। हाँ। छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, पढ़ने वाले भी लोग होते हैं, ठीक है ना। संसार में रहते हुए हाँ। ये भी लोग जाते हैं, पति पत्नी भी जाते हैं। तो वो मंदिर कभी आप जाओ तो ध्यान से देखेंगे ना, तो छोटे बच्चे की नज़र जहाँ होती है ना, तो वहाँ ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अच्छा। थोड़े बड़े जब जाते उसकी नज़र जहाँ होती है, स्टूडेंट्स वगैरह, तो उसकी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। बड़े लोग जो होते हैं, संसार के लिए बहुत सारी चीज़ जरूरी होती है, वो सीखने की आप चीज़, तो वो आपको ऊपर ही दिखाई देगी। तो ये साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। ऐसी नहीं है सबकी नज़र वहाँ जाती है। कोई आपको गाइड जब बता देता है, आपकी नज़र जाती है कि अच्छा ये मूर्ति में ये सारी चीज़ें है ना। तो ये सारी चीज़ साइंटिफिकली सब बनाई गई है। सही बात और इस तरह से आप अगर मंदिर देखने जाएंगे तो मुझे लगता है आप बहुत कुछ सीख के आएंगे। स्पिरिचुअल भी सीखेंगे, विज्ञान भी सीखेंगे, जीवन जीने का तरीका भी सीखेंगे। सही बात है। तो इंडिया के ऐसे कौन कौन से मंदिर है जहाँ पे आपने रिसर्च किया और आपको कुछ ऐसा लगा कि नहीं सच में ये यहाँ मतलब हमारा दिमाग बंद हो जाता है यहाँ पे। हाँ, जैसे बहुत सारे ज्योतिर्लिंग की बात करें। हाँ। सबसे पहले हम उज्जैन की बात करें। हाँ। तो नॉर्मली आप कोई भी शिव मंदिर में जाएंगे तो शिव मंदिर में उनका जो शिवलिंग और उसका जो थाल, जिसको योनि का पार्ट कहते हैं, जहाँ से पानी बाहर निकलता है, हाँ। उसकी दिशा उत्तर दिशा में होती है। ये उत्तर दिशा में क्यों होती है, तो इसके पीछे भी विज्ञान है। क्योंकि जो भारत के कोने में कोई भी गांव में जाएंगे तो शिव मंदिर होगा हाँ। और ये इसलिए होता है कि गांव वाले लोगों को रोज मरोज कोई भी चीज जानने के लिए उनको दिशा जानने की जरूरत होती है। सही बात। तो ये दिशा परफेक्ट कहाँ है जानने के लिए कहाँ जाते थे, मंदिर में जाते थे और शिव मंदिर का लिंग देखते थे और पता चल ये उत्तर दिशा है। हाँ। तो अपना घर बनाना है तो अकॉर्डिंगली शिव मंदिर का जो है वो रेफरेंस लेते हैं। लेकिन ज्योतिर्लिंग की जब बात करें उसकी एक बात खास होती है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ जाते हैं। उज्जैन में आप जाए तो महाकाल का जो शिवलिंग है उसकी जो योनि है ये दक्षिण दिशा में है। हाँ, तो ये दिशा देखने के बाद आश्चर्य होता है कि सबकी उत्तर दिशा में दक्षिण में क्यों। फिर जब हमने उसमें काम किया तब पता चला कि जो मैंने पहले कहा कि हमारा जो सूरज है वो कर्क रेखा और मकर वृत्त के बीच में वो ट्रैवल करता है। हाँ। तो जब सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण आता है तो सूरज को वेलकम करने के लिए कि सूरज कहाँ से आता है, दक्षिण दिशा से, ये जानकारी देने के लिए उसका जो शिवलिंग का जो योनि है दक्षिण दिशा में रखा गया। अच्छा। अभी मैंने कहा जो बैद्यनाथ, तो सबसे पहले मैं यही सोचता हूँ जैसे महाकाल तो काल गणना होती है, बैद्यनाथ के बारे में जब मैं सोचूं तब भी ये इसका नाम बैद्यनाथ क्यों रखा। जब मैं वहाँ गया तब मुझे पता चला कि वहाँ पे झारखंड, हाँ। यानी बहुत सारे झाड़ पेड़ वगैरह, फूल पौधे, जहाँ भी देखो जंगल, जड़ी बूटियाँ, आज भी जड़ी बूटियाँ वहाँ मिलती है। हाँ, मैं लेके आया। हाँ। वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ, जैसे अभी मॉनसून का सीजन चल रहा है तो कंटोले, कंकोड़ा गुजराती में जो के वो मुझे मिले। मैं 2 किलो उठा के लाया। हाँ। मेरे लड़के की बहू ने कभी खाए नहीं थे। हाँ। और उन्होंने खाए तो वो आश्चर्यचकित रह गई। तो मैंने कहा कि यहाँ आने से क्या होता है, तो उन लोगों के ये बैद्यनाथ जो है वहाँ पे आप दर्शन करेंगे तो आपको बहुत सारे जो रोग है वो चले जाते हैं। हाँ। क्यों चले जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तब ऐसी जड़ी बूटियाँ वगैरह खाते हैं
कुदरती चीज खाते हैं, हाँ। थोड़ा रहते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता अच्छा है। हो जाता है। और चारों तरफ इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं, हाँ। लोग इसलिए जाते हैं, इसलिए उनका नाम वैद्यनाथ, बैजनाथ। आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाँ। तो उसके लिए उनका नाम है। तो सबके नाम रखे, उसका पीछे कोई ना कोई एक कारण है। कारण है। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे जब मैं घूमा तो मंदिरों में ये सारी चीज मुझे जानकारी मिली। हाँ हाँ। तो सोमनाथ में भी ऐसा कोई स्तंभ है ना जहाँ पे? हाँ, हाँ। सोमनाथ में एक स्तंभ है, और उसकी एक जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, हाँ। जो कि आज तक वो स्टोरी वहाँ पे रखी गई नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने तो उनके ट्रस्टी गणों को भी बताया, हाँ। केशुभाई पटेल जब सीएम थे तब मेरी मीटिंग उनके पास हुई थी, क्योंकि मेरी आकाश दर्शन की किताब उनको बहुत अच्छी लगी थी। हाँ। तब मैंने बताया था कि सोमनाथ क्यों उनको कहा जाता है। तो एक पुरानी एक मान्यता है, एक स्टोरी है कि दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी, जो हाँ। 27 कन्या का विवाह चंद्र के साथ हुआ, लेकिन चंद्र किसी के साथ रहता नहीं था, सिर्फ रोहिणी के साथ उसके घर में ज्यादा रहता था। हाँ। तो बाकी सारी कन्याओं ने अपने पिताजी को कंप्लेन की कि ये खाली इनके घर पे रहते, बाकी किसी के घर पे जाता नहीं है। तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि अभी आपका नाश हो जाएगा। तो उनका नाश होना शुरू हो गया। तो कन्याओं को वापिस चिंता हो गई, हाँ। अरे यार जैसा है ऐसा रहने दो, आप से श्राप वापिस ले लो। तब दक्ष प्रजापति ने कहा ये तो हो सकता नहीं है, मैंने श्राप दे दिया तो अभी उसका असर होने वाला ही है। हाँ। तो अभी सब सारे शिव जी के पास गए, महामृत्युंजय जाप किया। जपने लगे। हाँ। शिव जी प्रसन्न हुए, और शिव जी प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा कि ये श्राप चलो ये नहीं मरेगा। तो पहले 15 दिन वो जो मरते जाते थे, बाद में धीरे धीरे जीवंत रह गए। हाँ। और आज चंद्रमा की स्थिति आप देखो तो वही होती है, वही है। ठीक है ना। लेकिन ये स्टोरी के पीछे एस्ट्रोनॉमी क्या है? हाँ। तो जितने भी लोग ये देखते हैं वो लोग रोज आकाश में देखे थोड़ी देर, और चंद्रमा, जैसे कल ही लूनर इक्लिप्स था, हाँ। रोज चंद्रमा की स्थिति देखेगा, आज चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। अच्छा। और जो चंद्रमा पास होता है तो पूरे साल भर में देखेंगे तो चंद्र जब ट्रैवल करता है पूरब से पश्चिम तक, हाँ। हाँ। तब आप ध्यान से देखेंगे, हर साल पूरा साल देखेंगे तो पता चलेगा जितनी भी राशियां हैं उनसे चंद्रमा अगल बगल से निकलेगा, सिर्फ रोहिणी नक्षत्र के ऊपर से पास होता है। तो वो रोहिणी नक्षत्र का घर, उसके ऊपर से चंद्रमा पास हो जाता है। हाँ। तो सबके पीछे कुछ न कुछ एस्ट्रोनॉमिकल सही बात है। बातें हैं, और उसको सिंप्लीफाइड करके लोगों के सामने रख दिया। तो सोम, चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है, तो उनको जीवन दान दिया, इसलिए उनको सोमनाथ की, है ना? सही बात है। तो सबके पीछे कुछ न कुछ स्टोरी है, विज्ञान है। हाँ। थोड़ा हम रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज हमें जानने को मिलती है। वो स्तंभ के बारे में बताइए, सोमनाथ के। हाँ, ये तो बहुत जानी मानी चीज है कि जो अपना सोमनाथ मंदिर है वहाँ पे पीछे एक स्तंभ रखा गया है। बिल्कुल बाजू में देखेंगे तो एक छोटी सी कैबिन रखी गई है, और वहाँ टेलीस्कोप भी रखा गया है। लेकिन स्तंभ के बारे में ऊपर एक तीर बताया गया है, और एक जो डायरेक्शन बताई है कि यहाँ से डायरेक्शन पे हम एक स्टीमर लेके चले, सीधे जाए तो साउथ पोल आ जाएगा। बीच में कहीं भी आपको जमीन मिलेगी नहीं। तो आप सोचो, जो भी बनाने वाले हैं कितने साल पहले उनको ये सारी चीज पता थी। तो मुझे लगता है कि कोई भी मंदिर में आप जाएंगे तो आपको इतना साइंस मिलता है। खाली एस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोनॉमी के सिवा भी। और मेरे हिसाब से साउथ में ज़्यादा ऐसे मंदिर है जहाँ पे बहुत विज्ञान को और स्थापत्य के टाइम पे ऐड किया है। हाँ, अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ और साउथ की, तो साउथ में मंदिर, बहुत पुराने मंदिर भी वहाँ पे है, और साइंस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं बेलूर की बात करूँ तो बेलूर में एक जो मंदिर है, बहुत प्रख्यात मंदिर है, वहाँ पे मैं 3 दिन रुका था खाली समझने के लिए। तो सबसे पहले एंट्रेंस में गया तो एक बहुत बड़ा स्तंभ रखा गया है, 50 टन का एक स्तंभ रखा गया है। और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको मैं पहले से इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप मेरे साथ में रहना, मुझे बताना, गाइड करना। होता है यूँ कि गाइड तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन
3-4 दिन खत्म हो जाने के बाद गाइड मुझे बोलता है सर मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। मैं कहता क्यों नहीं लेंगा, कि इतनी सारी बातें आपने बताई जो मैं नहीं जानता। तो मेरा काम ये भी है कि जो लोग नहीं जानते उनके बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में उनको जानकारी देना, ताकि उनके पास तो रोज हजारों लोग आते हैं, हाँ, उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये स्तंभ कैसे रखा गया है, समझ लो ये पूरा पत्थर है, 50 टन का पत्थर है, ऐसे पड़ा है ना, पत्थर को उठा के सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। अच्छा। कोई नीचे खड्डा नहीं है, कोई जॉइंट नहीं है, कुछ नहीं, बस ऐसे रख दिया है। 600 साल तक वो पत्थर आज भी ऐसा ही खड़ा है। क्या बात है। इतने धरतीकंप आए, इतने जो हवा चली, इतनी बारिश, इतनी सीजन गई, फिर भी पत्थर ऐसे ही ऐसे खड़ा है। आर पार नीचे देख भी सकते हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे छेद भी वहां दिखते हैं। हाँ। तो सोचो जो रखने वाले ने, उनके पास कितना नॉलेज होगा, या तो उन्होंने कितना सर्वे किया होगा कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली जिसके कारण ये पत्थर गिर जाएगा। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज। एक छोटी सी मूर्ति मैंने देखी, तो ये मूर्ति जब मैंने देखी तो ये जो मूर्ति में रखा गया, तो एक लड़का टेलीस्कोप से कुछ दूर दूर देख रहा है। मैं इसका फोटोग्राफ के साथ शेयर करूंगा। ये देख के मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं जो टेलीस्कोप बना रहा हूँ, ये टेलीस्कोप इतने साल पहले भी था, लोग यूज करते हैं। और आज हम कहते हैं कि टेलीस्कोप सबसे पहले यूज किया गैलीलियो ने। तो गैलीलियो से तो कितने साल पहले की मूर्ति वो बनी हुई है। सही बात है। एक दूसरी मूर्ति देखी, एकदम छोटी सी मूर्ति थी। एक फैमिली यानी एक कपल, एक नारियल हाथ में लेके खड़े हैं और दोनों स्ट्रो से पानी पी रहे हैं। ये भी फोटोग्राफ में आपको शेयर करूंगा। तो इतनी ऐसी सारी चीज, इतनी सारी चीज वहां पे आपको देखने की मिलती है। खाली विज्ञान नहीं, जीवन के बारे में बहुत सारी चीज की जानकारी हमें मिलती है। तो साउथ में जब जाते हैं, मैंने विजयनगर में, एक हम्पी में एक मंदिर देखा। नॉर्मली साउथ में जो मंदिर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उसकी पेरीफेरी भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। सेंटर में मंदिर होता है, एंट्रेंस बहुत बड़ा होता है। तो ये मंदिर में हम देखने के लिए जब अंदर गए, तो घूमते घूमते उनकी जो पेरीफेरी है, जिसके आसपास बहुत सारे कमरे बने हुए थे, और सारे कमरे देख के लास्ट कॉर्नर में एक जो कमरा था, वहाँ पे जब हम गए तब कोई भी दरवाजा नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिक वो डार्क रूम बन गए। अच्छा। डार्क रूम बनने के बाद जब हम अंदर गए तो सामने की दीवार पे एक छोटा सा छेद था, और ये छोटे से छेद से मंदिर के आगे जो सबसे बड़ा एंट्रेंस था, उसकी इमेज सामने दीवार पे उल्टी दिखती थी। क्या बात तो वो मैंने देख के मुझे वापिस आश्चर्य हुआ कि ये पिन होल कैमरा प्रोजेक्शन की इफेक्ट कितने साल से यहाँ हो रही है। और आश्चर्य की बात और भी जब बढ़ गई, क्योंकि मैं फोटोग्राफी जानता हूँ। तो वो जो हॉल था, उसको मैंने, जो मेरा गाइड था, उनको कहा ये हॉल जरा छोटा बड़ा करो। तो जब हॉल छोटा होता था तो पिक्चर क्लियर हो जाता था, बड़ा होता तो पिक्चर डल हो जाता था। तो अपर्चर जो जिसको कहते हैं, तो वो सारी चीज बरसों पहले हमारे भारत में थी। और हम कहते हैं कि विज्ञान, मुझे लगता है विज्ञान यहाँ से वहाँ गया और मॉडिफाई होके हमारे पास आया। तो द्वारका मंदिर में भी ऐसा है, मंदिर में की रचना ऐसी हुई है, कुछ खास है? फ्रेंकली स्पीकिंग, द्वारका मंदिर के ऊपर मेरा काम अभी बाकी है, लेकिन जब जाएंगे तब वहाँ भी ऐसी कोई न कोई चीज़ हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन साउथ के बहुत सारे मंदिर है, उसमें हमने बहुत सारे उसमें काम भी किया है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, तो वहाँ पे अजंता और इलोरा दोनों गुफा है। अजंता इलोरा ऐसे लगता है कि दोनों पास पास में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों 150 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोनों में खास बात है। जैसे इलोरा की बात करते हैं, तो इलोरा की जो गुफा है, नॉर्मली सारे मंदिर आप देखेंगे तो मंदिर नीचे से बन के ऊपर जाते हैं। इलोरा का जो मंदिर है, ये ऊपर से बन के नीचे आया। अच्छा। यानी जो बनाने वाले हैं उनको ये सारी चीज कंप्लीट उसके माइंड में सेट होगी कि इस तरह से उनको खुदरते जाएंगे तो इस तरह का मंदिर बनेगा, और ये पत्थर के अंदर बीच में कहीं जॉइंट नहीं आएगा। अच्छा। तो वो जो मंदिर बना, तो उसमें पत्थर खुरदने पड़ते हैं। तो इतने सारे पत्थर निकाल के कहाँ रखे, ये आज किसी को पता नहीं। आसपास तो कहीं होना चाहिए ना। तो ये पत्थर आज कहाँ है किसी को पता नहीं। दूसरा कि जो टाइम
लिमिट बताते हैं कि हाँ। इतने टाइम में ये मंदिर बना। हाँ। तो आज तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, बहुत सारी मशीन आ गई है, तो ये सारी मशीनरी लेके भी इतना पत्थर हम खोदते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। हाँ। तो उन लोगों ने इतने शॉर्ट पीरियड में ये मंदिर कैसे बनाया गया है, ये आज भी सवाल है। और आज किसी की ताकत नहीं है इस तरह का मंदिर बना सके यूजिंग विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये एक आश्चर्य है। उसके बाद में हम इलो और अजंता गए। तो अजंता तो चित्रकारी का वो पूरा नमूना है। हाँ। अजंता आर्ट से वर्ल्ड फेमस है। हाँ। आज भी कोई भी डिजाइन देश विदेश से आती है, उनका बेस अजंता होता है। अच्छा। हमारी जो पल्लो होती है, हाँ, उसकी जो डिजाइन डिजाइन देखेंगे, होती है। साड़ी की जो फॉल होती है उसकी डिजाइन, तो वो अजंता आर्ट से ही आती है। हाँ, हाँ, हाँ। और ये अजंता आर्ट जब हम देखने गए तो हमारी नज़र तो ऐसी होती है कि जो कोई नहीं देख सकता वो हम देख लेते हैं। हाँ। तो वो मंदिर वो गुफाएं जब देख के हम बहुत जगह पे जाते थे तो वहाँ पे छोटे छोटे खड्डे, 7-8 खड्डे होते थे। वापिस मेरे मन में सवाल हुआ कि ये कैसे हर जगह, और भारत के कोई भी मंदिर में नहीं, यही मंदिर में छोटे छोटे गड्ढे अलग अलग 5-6, एक बड़ा और छोटे छोटे अलग अलग जगह पे मैंने देखा। फिर सोचता गया और मेरे माइंड में ट्यूबलाइट हुई, क्योंकि नींद नहीं आती ये सारी चीज़ देखने के बाद, जवाब जब नहीं मिलता। हाँ। और अचानक मुझे क्लिक हुई कि जो आजकल के जो पेंटर लोग, हाँ। अरे छोटे बच्चे भी जो पेंटिंग करते हैं, हाँ। तो जो ट्रे रखते हैं, तो ट्रे में क्या होता है, छोटे छोटे खड्डे होते हैं, खड्डे अलग होते अलग हैं। कलर, हाँ, हाँ, और एक बड़ा खड्डा होता है जो मिक्सिंग करने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। तो ये थीम कहाँ से आया? वहाँ से आया। तो ऐसी बहुत सारी चीज आज बहुत सारी जगह पे हम जो स्पेशली कैंटीन वगैरह होती है, हाँ। वहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं, तो उसकी एक ट्रे स्पेशल ट्रे होती है है। जिसमें अलग अलग सब्जी रखती है और बीच में 2 खाने बड़े होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ट्रेन में भी जाते हैं तो एक ट्रे आती है। तो ये ट्रे भी आप हम्पी में जाएंगे तो वहाँ पे पत्थर में लाइन सर बहुत सारी ट्रे खुदी हुई है। क्या बात लोग है। वहाँ जाके खाते हैं, साफ करके चले जाते हैं। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट देखो कितना पुराना कितना पुराना कॉन्सेप्ट, है। ये वहाँ से लेके यहाँ है। मतलब मिस्ट्री बहुत है हमारे इंडिया में, बहुत ही है। मिस्ट्री से ज्यादा मिस्ट्री को जब सॉल्व करते हैं तब पता चलता है इसके पीछे साइंस। हाँ, फिर भी एक विज्ञान। सवाल तो आपके मन में भी कहीं जगह पे अभी आज भी वो सवाल ही है, उसका सवाल जवाब रहता है। जवाब Yes, नहीं मिला है। जवाब नहीं होता है। अरे आपने फॉरेन की भी बहुत सारी यात्रा की है, तो वहाँ के जो है मंदिर या फिर जो भी स्टैचूज वगैरह, और यहाँ पे क्या आपको मतलब डिफरेंट क्या लग रहा है? वहाँ और यहाँ के बीच में अगर हम फर्क की बात करें तो वहाँ पे ठीक है, सारी चीज सोफिस्टिकेटेड वे से बनाई गई है। और बहुत साल के बाद, क्योंकि वो लोग कल्चर तो हम उससे ज़्यादा है। हाँ। लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, पैसे ज़्यादा है, तो सारी चीज़ ठीक तरह से आपको दिखती है। हाँ। लेकिन अगर हम साइंस की नज़र से देखें भी इसके अंदर साइंस क्या है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं आपको मिल रही है। ठीक है ना। उसका जो कार्विंग की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों में आप जैसे हेलाबीडू और बेलूर के मंदिर आप देखने जाएंगे तो देखने के लिए आपको 3 दिन लगते हैं। उनकी सारी जो मूर्तियां हैं इतनी छोटे छोटे छेद है जिसमें एक छोटा सा सुई भी नहीं जा सकती, छोटा धागा चला जाता है। क्या बात है। हाँ, एक मंदिर आप देखेंगे तो वो मंदिर आपको ऐसा लगेगा कि सारे जो पिलर है ना, तो सारे पिलर को जमीन को टच कर गए, लेकिन एक पिलर के आसपास चद्दर निकल जाती है। स्पेशली मैं 2 मंदिर की बातें आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। कोणार्क का जो टेम्पल है, सन टेम्पल। हाँ। तो आज जो हमें उसका जो मेन पार्ट दिख रहा है उससे भी पीछे गर्भद्वार था, उससे भी ऊंचा था। ये सारी चीज मैं आपसे शेयर करूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे उसके ऊपर एक बड़ा गुंबज था, कलश जो इसको बोलते हैं ना, और वो कलश फ्लोटिंग हवा में तैरता था। क्या बात है। और अंग्रेज के जहाज वहां से पास होते थे। अच्छा। और जैसे पास होते थे तो उनकी कंपास की सुई की डायरेक्शन बदल जाती थी और वो चले जाते थे, जाना था कलकत्ता, चले जाते थे और कहीं। हाँ। फिर उनको पता चला ऐसा क्यों होता है, और देखने के बाद उनको पता चला कि ये जो है उसका मॉडल भी मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये कैसे हवा में फ्लोट करता है। तो वो लोग, उनको पता चला कि ये जो मैग्नेट है हवा में फ्लोट कर रहा है, उसके इंजीनियरिंग वो जान के गए उधर। अच्छा। ठीक है ना।
इसके अंदर एक और भी सूर्य भगवान की मूर्ति थी, वो भी हवा में फ्लोट कर रही थी। अच्छा। तो मैग्नेटिज्म हमारे जो इंजीनियर थे, जो भी बनाने वाले लोग हैं, वो मैग्नेटिज्म उस समय में भी जानते थे। हाँ। और वही मैग्नेटिज्म, वही कॉन्सेप्ट का यूज करके आज भी कोई भी चीज आप मुझे बताओ, मैं आपको हवा में ऊपर करके रख दूं। हाँ। ये बॉटल भी हवा के ऊपर मैं रख सकता हूँ, आपको भी हवा के ऊपर रख सकता हूँ। क्या बात है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी हमने हस्तगत कर ली है और ऐसी बहुत सारी चीज हमने अच्छा। बनाई है। ठीक है, मैग्लेव ट्रेन की बात करते हैं। हाँ। तो मैग्लेव ट्रेन जो आने वाली है वो भी मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट से बनती है। तो वो चीज हमारे पास पहले से थी। अच्छा। उसका मॉडल भी हमने बताया है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो कहने की बात यह है कि खाली एस्ट्रोनॉमी नहीं, आप मैग्नेटिज्म की बात करो, आप साउंड की बात करो, हाँ। आप केमिस्ट्री की बात करो, ऐसी बहुत सारी चीज भारत के अलग अलग मंदिरों में आपको मिलती है। और ये सब जानने के बाद हमें ऐसा लगता है कि विज्ञान की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो हमारे पास ये सारी विद्या हमारे पास थी। लेकिन अंग्रेज लोग आए, उन्होंने पूरा हमारा जो विद्या दान का जो सिस्टम था एजुकेशन का, वो भी चेंज कर दिया। हाँ। मुस्लिम लोग आए, वो हमके लूट के ले गए और बाद में हम गरीब हो गए, हमारे पास खाने पीने की भी जगह नहीं थी। सही बात। पैसे नहीं थे। और ऐसे टाइम पे लोग क्या करें। हाँ। तो जो चेंजेस है उसके बाद हुए, लेकिन अभी ये सारी चीज बदल रही है, करवट समय ले रहा है। हमारे जो पुराण है ना, उसमें भी एक पुराण ऐसा है जो टोटली विज्ञान के ऊपर ही है। हाँ, हमारे बहुत सारे ग्रंथ है। हाँ। ये ग्रंथ में केमिस्ट्री के भी ग्रंथ है, आयुर्वेदिक के भी ग्रंथ है, मैथमेटिक्स के भी ग्रंथ है, एस्ट्रोनॉमी के भी ग्रंथ है, सबके आवाज के ऊपर भी ग्रंथ सही बात है ना। आवाज की अगर बात करें तो हम कभी ऐसा मानते थे कि यहाँ से ऋषि मुनियों ने कुछ आवाज निकाली या तो श्राप दिया और वहाँ पे उस पर इफेक्ट हुई। हाँ। तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि रेजोनेंस जब होता है, मुझे पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हाँ। हम कभी कभी कहते हैं ना कि मेरी दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती नहीं है। तो ये साइंटिफिक थॉट है। अच्छा। हाँ, मुझे पता चल गया कि ये बॉटल की फ्रीक्वेंसी ये है और ये फ्रीक्वेंसी में जनरेट करके ट्रांसमिट करता हूँ, तो उस पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आज भी लोग करते हैं, वो आवाज निकालते हैं और ग्लास तोड़ देते हैं। हाँ। तो ये सबके पीछे कुछ ना कुछ साइंस है और उसकी जानकारी हमारे पास बहुत साल पहले थी। विश्वकर्मा जी जो थे हमारे, तो उन्होंने भी देवताओं के, और जैसे रावण ने शिव जी के लिए जो एक मकान बनाने की मतलब बात हुई थी कि एक महल चाहिए मुझे, तो हाँ। वो भी उन्होंने ही बनाया था विश्वकर्मा ने। तो शायद उन्हीं की ही नीचे आया होगा ना ये जो अभी जो स्थापत्य कला चल रही है, जो पहले के ज़माने में जो इंजीनियर थे। तो शायद मुझे अभी ऐसा हमारी बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर से ही नीचे उतरा होगा सब। हाँ, विश्वकर्मा जो हम कहते हैं, जिनको स्थापत्य का देवता, हाँ, जिनको स्थापत्य कहते का हैं, देवता। हाँ। जिनके पास ये सारी चीज कैसे बनानी वो सारा नॉलेज था, उनके नीचे बहुत सारे लोग पढ़ते गए, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हाँ। हमारे वहाँ सिस्टम क्या थी कि जैसे ब्राह्मण लोग थे तो उनका काम पढ़ाना था। वो लोग वंश परंपरागत पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे। तो कैसे पढ़ाना, उनके पास इतनी एक्सपर्टीज थी कि वो कैसे पढ़ाना वो उनके डीएनए में ही था। तो वो पढ़ाई, उनके नीचे जो भी पढ़ के जाते हैं वो एक्सपर्ट ही बनेंगे। ठीक है ना। इसी तरह हम विश्वकर्मा की बात करेंगे तो वो भी नॉलेज ट्रांसफर जो हुआ, तो बरसों से ये जो काम करते आए, तो उनके पास इतनी एक्सपर्टीज थी तो उनको सिखाने की जरूरत नहीं थी, वो तो सारी डीएनए में आती है। सही बात। जैसे मेरा लड़का है, बचपन से ही मेरे साथ रहता है, विज्ञान की बातें सुनता है, करता है, तो बड़ा होने के बाद तो ऑलरेडी सब कुछ जान चुका है। और वो मेरे पास जो है मैंने सिखाई, फिर और भी नॉलेज ऐड करेगा और वो आगे जाएगी, अपग्रेडेड। तो आप सोचो, वंश परंपरागत जो चीज चली आती है और वो चीज चली आने के बाद जो भी काम जो लोग भी करते हैं, रसोई बनाने वाले लोग, ठीक है ना, तो वो एक्सपर्टीज आएगी आएगी। सही है। ये अंग्रेजों ने जान ली और ये सिस्टम तोड़ दी। आज भी जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको मैं कहूंगा कि उनका जो वंश परंपरागत काम
जो आगे बढ़ाएंगे तो उनका सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होगा। हाँ। सही बात है, क्योंकि क्या है कि कोई भी घर परिवार, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण ने आपने बात की, उन्हीं उसका लड़का अगर ब्राह्मण ही बने ना तो मतलब ज़्यादा विस्तार होगा। ब्राह्मण का लड़का, जैसे ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, कर्मकांड पढ़ाना, हाँ। है ना, कर्मकांड करना, फिर खाना बनाना। ऐसे कवि नर्मद ने कहा है कलम कड़छी और बर्छी। हाँ। सूरत में उनका मंदिर है, उन्होंने अपने मंदिर में लिखा है हाँ। कि इनको कलम कड़छी और बर्छी सत्ती है। कलम का मतलब पढ़ाना, पढ़ाना, है ना, कोई भी पढ़ाना। कड़छी यानी खाना बनाना, हाँ। और बर्छी तो परशुराम है ही। इसी तरह जो भी लोग जो काम करते हैं उनका जो बेस का है वो ढूंढ लेंगे ना, तो मुझे लगता है वो अपने जीवन में बहुत सक्सेस हो गए। सही बात है। और हमारी भारतीय संस्कृति जो सनातन में अभी आगे बढ़ रही है और जो अभी धीरे धीरे वापस आ रहा है, आपने जैसे बोला, अगर ये सब लोग ऐसा करने लगे तो शायद वापस आ जाएगा। डेफिनेटली। देखो, जो आपने कहा स्पिरिचुअल, आप ये सारी जगह जब जाएंगे ना तब ऐसा धीरे धीरे आपको लगता है कि हम सोचते हैं और हम पूरा जीवन, सारे लोग पूरा जीवन आजकल पैसों के पीछे ही भागते हैं। हाँ। उनका जीवन क्या है, वो क्यों आए हैं, वो सोचते नहीं है। हाँ। और पैसे की बात करें तो मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी? मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो रोज मैं सोना तो खा नहीं पाऊंगा, सही बात है। रोज पनीर तो नहीं खा पाऊंगा, रोज चीज़ बटर मसाला तो नहीं खाऊंगा। अगर खाऊंगा तो डॉक्टर बोलेगा भी आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो लिमिटेड रिक्वायरमेंट है ना। तो वो रिक्वायरमेंट अपनी पूरी हो जाती है, उसमें संतोष मान लो, फिर आप दुखी नहीं होंगे। सही। लेकिन आज उनके पीछे पड़े हैं। मैं कई बार अक्सर बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, सिंघम फिल्म का एक डायलॉग है, हाँ। मेरी ज़रूरतें कम इसलिए मुझ में है दम। तो अपनी ज़रूरत कम करो, आप सुखी हो जाएंगे। सही बात। तो ये सारी चीज़ आप जब मंदिर में जाएंगे, मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक वे से बोल रहा हूँ, आप जाएंगे तो ये सारी जानकारी आपको मिलती जाएंगी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आपको कुछ न कुछ जानकारी देंगे। हाँ। सही। जैसे आज मैं देवघर में गया तो देवघर के पास एक दूसरा एक मंदिर है जहाँ पे प्रणव मुखर्जी ने दीक्षा ली थी, और दो बड़े जो लोग हैं उन्होंने वहाँ दीक्षा ली थी। तो उनके पास जस्ट ऐसे ही बातचीत हुई तो ऐसी ऐसी जानकारी मुझे मिली, तब पता चला भी इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक कपड़े उन्होंने पहना है, पहना, फिर भी अच्छी तरह से जी रहे, हमसे ज़्यादा खुश है, कोई रोग नहीं है। हम आजकल भागते हैं, मुझे बड़ा फ्लैट खरीदना है, अच्छी कार खरीदनी है, वो खरीदने के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं, वो हफ्ता पूरा करना है, ये करना है। जीवन तो हम जीते ही नहीं जीते। लोगों को ये मालूम नहीं है, आप सोचो और मैं भी सोचो कि जीवन का अत्यंत आनंद मुफ्त में मिला है। हाँ। है ना। तो ये सोचते नहीं है। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से हम जिएंगे तो डेफिनेटली, और ये सारी चीज़ ऐसे मंदिरों में घूमेंगे, ऐसे लोगों को मिलेंगे तो ही मिलेगा, तो ही मिलेगी। और आपको इतना सारा अनुभव है, कितने सालों से ये मंदिरों के पीछे रिसर्च कर रहे हो आप? सबसे पहले तो मुझे याद है बहुत साल पहले मैं मेरे पापा के साथ पहले तो यात्रा में जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन मेरे पापा भी टेक्नोक्रेट थे, तो और बहुत सारी चीज़ मुझे बताते थे कि देखो ये ताजमहल है, उसके अंदर क्या है, ये है वो है। ऐसी अलग अलग जगह पे हम जब जयपुर जाते थे जंतर मंतर देखते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी जानते थे और ये सारी चीज़ भी जानते थे। तो उसके बारे में जैसे हम उसको जो बीजारोपण जो कहते हैं ना, वो उन्होंने किया। और मुझे घूमने का शौक भी उन्होंने लगाया, और मेरा काम भी माँ बाप और भगवान के आशीर्वाद से ऐसा मिला कि मुझे हरदम घूमना ही पड़ता है चारों तरफ। मैं जितना घूमने की कोशिश कम करता हूँ उतना घूमना ज़्यादा होता बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो मेरी विजिट वहाँ पे 1-2 घंटा होती है। मुझे कहीं लेक्चर देने, क्योंकि बहुत सारे मेरे लेक्चर वर्ल्ड अराउंड होते हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। तो लेक्चर देने का टाइम तो पूरा 1-2 घंटे होता है। पूरे दिन में क्या करूँ, तो मैं वहाँ की चीज़ ढूंढ लेता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, वो मुझे बता दे आप ये देखने जाओ, वो देखने जाओ। तो जब मैं जाता हूँ कानपुर, तो कानपुर में रानी लक्ष्मीबाई, जहाँ पे उनका बचपन जो बीता था, तात्या टोपे, वो जगह मैंने देखी। ऐसी बहुत सारी चीज़ मुझे देखने को मिली।
और ये देखने के बाद मुझे आश्चर्य लगता है। और अभी तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि मैं घूमने जाऊँगा तो भारत में घूमूंगा। हाँ। काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो अलग है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी जगह पे मैं जाऊँ। अभी जैसे मैं देवघर गया, बैद्यनाथ, तो वहाँ से एक और भी तारा देवी नाम का एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे जाते थे, तारापीठ जाते थे। तो जाते जाते रास्ते में मैंने एक ऐसी चीज देखी, वो भी आश्चर्यचकित रह गया। जैसे हम जवेरीवाट जाते हैं तो साड़ियों की बहुत सारी दुकानें हमें मिलती चारों तरफ। तो उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 500 मीटर है ना, इतनी लंबी है। लेकिन वहाँ पे मैं जब गया, देवघर से तारापीठ जाता था, बीच में एक छोटा सा गांव आया, देवघर के बिल्कुल पास में ही है, 5-7 किलोमीटर। वहाँ पे मैंने लगभग 3 किलोमीटर का रोड है, रोड के दोनों तरफ पेड़े की दुकान है। क्या बात उसके सिवा और कुछ नहीं और सब दुकान चल रही है। हाँ? और पेड़े के बड़े बड़े मॉल भी है। क्या बात है, क्यों फिर ऐसा? मैंने सोचा इतने सारे पेड़े की दुकान क्यों, और पेड़ा ही क्यों, बाकी कोई चीज क्यों नहीं? हाँ। मावे की चीज है ना, ऐसी की। फिर मुझे पता चला कि नाम ही झारखंड है। हाँ। झारखंड यानी फल फूल ऐसे ही उग जाते हैं। हाँ। सीधा मैदान नहीं है, छोटी मोटी ऊपर नीचे वो टेकरी वाला प्रदेश है, खेतीबाड़ी होती नहीं है। और ऐसे ही कुदरती चीज जो उग जाती है वो सब पशुपालन का धंधा होता है। हाँ। और जहाँ पशुपालन होता है वहाँ दूध ही सबसे ज्यादा होता है। हाँ। तो इतना दूध डाले कहाँ, पेड़े बनाओ। तो दुकान बनती गई बनती गई बनती गई, तो इतनी कम से कम 2000 दुकान तो वहाँ थी। हाँ। देवघर में कम से कम 500 दुकान मंदिर के आसपास है। और इतना मावा रोज आता है, और अपने सामने ही बनाते हैं, पेड़े बना के दे देते हैं। तो ऐसी चीज देखने को मिलती है। मुझे पता नहीं था, मैं जब जाऊंगा तब मुझे ऐसी चीज देखने को मिलती है। तो बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, और ये आश्चर्य विदेश में घूमने से मिलता नहीं मिलता है। पर मुझे तो आपसे बात करके ऐसा ही लग रहा है कि प्रभु ने आपको सिलेक्ट किया है और ये कार्य करो, शोध करो, भले विज्ञान की तौर से करो, पर ये करो और लोगों तक पहुंचाओ, दुनिया तक पहुंचाओ। और आज तक मैंने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए, उनके ऊपर प्रभु की, ईश्वर की बहुत कृपा हुई है, और है ही तो ही ये कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पे क्यों आए, हमने इस तरह से भगवान ने जन्म क्यों दिया, कोई ऐसा काम हमारे लिए पड़ा है तो वो काम हम करते हैं। मंदिर तो हम घूमते हैं, लेकिन उसके बाद सारे टीचर्स को भारत, क्योंकि 2005 में कलाम सर जो अहमदाबाद आए थे, हाँ। तब उनको कुछ डेमो दिखाना था, हाँ। और मैं A4 साइज का कागज लेके उनके सामने चला गया, और सारे लोग मुझे पूछते थे कि ये एक कागज से क्या आप दिखाएंगे। मैंने कहा आप आने दो, देखो क्या होता है। और मैंने कागज का एक विमान बनाया, और विमान बना के मैंने कलाम सर को कहा आप कहो इस तरह से मैं इनको उड़ाऊं। तो कलाम सर ने कहा कि आप ये प्लेन को ऐसे उड़ाओ जो उड़ते उड़ते वो लेफ्ट टर्न ले ले। अच्छा। मैंने सेट करके उड़ाया, तो उड़ने के बाद लेफ्ट टर्न ले लिया, बराबर जैसे मेरा हाथ राइट है। फिर मैंने कहा इसको, फिर उन्होंने कहा ऐसा करो आप राइट, तो मैंने वापस प्लेन में थोड़ा चेंजेस किया और उड़ाया, तो राइट टर्न ले लिया। फिर उन्होंने कहा ऐसा करो इसको गोल घुमा के वापस अपने पास ले आओ, वापस मैंने सेट किया और उड़ाया, तो उड़ते उड़ते मेरे हाथ पे उन्होंने लैंड कर दिया। हाँ। तो पूरा एरोडायनामिक्स मैंने उनको समझाया। अच्छा। कि देखो बर्नौली प्रिंसिपल क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, प्लेन के अंदर जो एलरॉन, रडर, उसकी जो टेल होती है, कॉकपिट होती है, तो उसका पूरा साइंस मैंने सिखा दिया। तो आधा घंटा ये देखने के बाद उन्होंने कहा देखो मेरे आसपास कितने सारे लोग हैं, कितने शांति से देख रहे हैं। हाँ। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, क्या करते हो, कहाँ पढ़ाते हो। मैंने कहा सर मैं कहीं पढ़ाता नहीं हूँ, मेरा तो ये खाली हॉबी है और एज ए हॉबी मैं कर रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको देश के लिए कुछ समय देना पड़ेगा। हाँ। आप जो पढ़ाते हो इस तरह से अगर साइंस टीचर सारे लोग पढ़ाना शुरू कर दे तो हमारा देश तो कितना आगे आ जाए। सही बात। आप मुझे प्रॉमिस दो कि जो मैं कहूँगा वो काम करेंगे। इतनी सारी बात उन्होंने कही और मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, सर मुझे क्या करने का। हाँ। तो कुछ नहीं, ये जो आप डेमो करते हो, विज्ञान के जो प्रयोग दिखाते हो, ये प्रयोग आप और जगह पे दिखाओ। हाँ। तो उन्होंने मुझे भारत के बहुत सारे कॉलेजेस, बड़ी बड़ी जो IITs वगैरह है, वहाँ पे मेरे प्रोग्राम्स रखे गए, और फॉर द टीचर्स उनको मैंने सारे प्रयोग दिखाए कि देखो हमारे पास, जैसे मेरे पास बॉटल है, हाँ। तो उससे मैं 10-12 विज्ञान के प्रयोग आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा।
और घर में जो भी चीज़ मिलती है उससे हम 300 प्रयोग हम दिखा सकते हैं। क्या बात है। हाँ, तो ये सारे प्रयोग यानी इनोवेटिव साइंस एक्सपेरिमेंट, हाँ। ऐसा नहीं है किताब में जो लिखा है उसी तरह से विज्ञान सीखो, एक अलग तरीके से जो फन वे, मजा आए, हाँ। इस तरीके से विज्ञान हम सिखाते हैं। और ऐसी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे भारत भर में चलते रहते हैं। हाँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा काम धंधा एक तरफ चला जाता है, सिखाने का काम ही ज़्यादा होता है। और आजकल आप देखो, जैसे अभी मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ, अभी उसके पहले मैंने आर्टिकल एक कंप्लीट किया, कल में मेरा एक टॉक, ऑनलाइन टॉक है, अगले सैटरडे मेरा भरूच एक वर्कशॉप है। तो लगभग मेरे फैक्ट्री में तो सबने कहा है सब आप इसीलिए रहो, बाकी का काम हम करेंगे। मुझे फ्री कर दिया है। लेकिन मज़ा ये आता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो कभी कभी तो जो टीचर्स के मुंह से जो स्माइल, बच्चों के मुंह से जो हंसी मुझे दिखने को मिलती है, मुझे लगता है कि पैसों से ज़्यादा तो ये है, ये कमाई है हमारी, और ये करता ही रहना चाहिए। सही बात है। और वापस मैंने एक बात तो जो स्लोगन कहा कि मेरी ज़रूरतें कम, इसलिए मुझ में दम। मुझे पता है कि दुनिया में आज तक ऐसा साबुन नहीं बना, मैंने रिसर्च किया, जिससे नहाने से पूरा दिन मैं सुगंधित रहूं। एक भी स्प्रे ऐसा नहीं बना जो उसको मैं स्प्रे करूं तो पूरा दिन, तो उसको यूज करने का क्या मतलब नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने से फायदा होता है, मैं नहीं पीता। तो हमारे ये जो कपड़े आपने यहाँ देखे हैं ना, आप मेरे 5 साल पहले भी फेसबुक पेज देखेंगे तो यही कपड़े आपको दिखाई देंगे। सिंप्लिसिटी मेन है। हाँ। तो आपकी लाइफ में अचीवमेंट बड़े बड़े कौन से आपने, मतलब कौन सी चीज़ का ऐसा संशोधन किया? अचीवमेंट की बात करें तो मुझे देश और दुनिया के ख्यातनाम लोगों से मिलने का और बातें करने का मौका मिला। मैं आज भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कलाम सर से मेरी मुलाकात बहुत बार हुई। हाँ। मोदी जी से भी मैं बहुत बार मिल चुका हूँ। प्रोफेसर यशपाल जी जो थे, जो इसरो में थे, तब भी मैंने उनके साथ काम किया, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब थे तब भी मैंने उनके साथ काम किया। और ऐसे बहुत सारे लोग, कितना मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग, HC वर्मा है, सुरेश अग्रवाल है, समर बागची है, ऐसे बड़े बड़े जो साइंस एक्टिविस्ट है, साइंस एजुकेशनिस्ट है, उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। आज तो बहुत सारे ऐसे जो मेरे नाम की, उनका प्रिय विद्यार्थी मैं हूँ। कहीं भी इवेंट होती है तो सबसे पहले मुझे बुला लेते हैं कि आप बोलते जाओ, आप सिखाते जाओ, हम देखते जाएंगे। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि उनका सबसे पसंदीदा स्टूडेंट मैं हूँ। विदेशों में भी बहुत जगह पे, स्पेशली जो प्लेनेटोरियम का जो इवेंट होते हैं हर 2 साल में एक बार, वहाँ पे मुझे मेरे लेक्चर्स देने का मुझे मौका मिला है। हमारी कंपनी को 2 बार इनोवेशन अवार्ड मिला है, जो साइंटिफिक टॉयज जो हम डिजाइन करते हैं उसके ऊपर। मैंने 2 साइंस फिल्म बनाई, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी, जिनको एक नाम है कॉस्मोस और दूसरा नाम है जीरो शैडो डे। ये दोनों साइंस फिल्म है और दोनों को ये नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि ये मिलने के बाद अच्छा लगता है। गुजरात साइंस एकेडमी में भी मुझे बेस्ट साइंस कम्युनिकेटर का अवार्ड दिया है। मेरी बहुत सारी किताबें जो है, वो किताब भी काफ़ी फेमस हुई है। आज भी किताब इतनी बिकती है। आजकल की बात करें तो जैसे आप आज भी पॉडकास्ट चल रहा है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस और रील्स 10-10, 20-20 मिलियन व्यू उनको मिल जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अवार्ड से ज़्यादा लोगों का जो रिस्पांस मुझे मिलता है वो बहुत बड़ा है, और मेरे लिए पैसे से भी ये ज़्यादा है। सही बात है। और लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी दीजिए कि आप इतने सारे भारत के मंदिर घूमे हैं, उसमें रिसर्च किया है, तो लोग अगर जाते हैं वहाँ पे मंदिर पे, तो अभी उनका नज़रिया कैसे होना चाहिए, कैसे वो वहाँ पे जाए और क्या देखे और कैसे वहाँ की जो स्पेशलिटी है उसकी अनुभूति करे? ये आपने बहुत सवाल अच्छा पूछा है और ये ज़रूरी था। मुझे पता नहीं था कि आप ये पूछेंगे। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि आप ऐसी कोई जगह पे जब जाओ तो इतना खर्च करके वहाँ जाते हैं और सिर्फ देख के चले आते हैं। जैसे उज्जैन में जंतर मंतर है।
आपको ऐसा लगता है ये पत्थर से बना हुआ है, क्या जानकारी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे गाइड होते हैं, है ना। कई बार ऐसा लगता है ये गाइड को 200-300 नहीं देना चाहिए, 400-500 नहीं देना चाहिए। मैं हम्पी गया तो गाइड को एक दिन का मैंने 1200 रुपया दिए थे। हाँ। पूरे दिन वो हमारे साथ रहा था। लेकिन ये एक टीचर है, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी, क्योंकि रोज उनका काम यही है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और उनको जानकारी देके जाते हैं, तो उनके पास तो ये चीज का एनसाइक्लोपीडिया होता है। हाँ। तो एक गाइड आप रोक लो और उनको बोलो मुझे आप घुमाओ, और वो जो घुमाएगा ना, वो ऐसी ऐसी चीज आपको दिखाएगा, और वो देख के जब आप बाहर निकलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि इतना खर्च करके आए ना, तो ये बहुत अच्छा हुआ। सही है ना। तो हम तो एजुकेट होते ही है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे बच्चे हैं उसके पास भी ये जानकारी आती है। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे उनके पास और हमारे पास कोई काम होता नहीं है, बस उसकी बातें सुनना जो भी है वो हमें सीखने को मिलती है। हाँ। तो जहाँ भी जाओ आप एक अच्छा सा गाइड ढूंढ लो और उनके साथ रहो। आपको ऐसा लगता है कि 100-200 रुपया उन्होंने चीट कर दिया तो भी कोई बात नहीं। हाँ। मैं कहता हूँ उसको बोलो 100 रुपया तू ज्यादा ले लेकिन ऐसे ऐसी चीज दिखाओ, और फिर आप देखें ना कि वो जो आपको दिखाएगा वो उसका एक एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, और आपको लगेगा कि नहीं, हमारे भारत में जो हम बात सुनते थे, जैसे देवघर में आज भी सारे लोग देव की तरह हैं। हाँ। उनके दिमाग में कुछ भी छल कपट नहीं है। तो यही मुझे लगा कि हमारा भारत पहले ऐसा ही होगा। हाँ। है ना। तो सबको मैं ऐसा बोलूँगा कि आप जब भी जाओ तब पूरा समय लेके जाओ। मंदिर में जाके खाली दर्शन करना वो दर्शन नहीं है, मंदिर के बारे में जानो, कुछ सीख के आओ, और वो सीखेंगे तो ही भगवान खुश होंगे। हाँ, भगवान का तो एक रूप हमने दिया है, बाकी वो एक साइंस सीखने की लेबोरेटरी है, एक प्रयोगशाला है, जीती जागती प्रयोगशाला है, जिसमें कोई भी साइंटिफिक इक्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सरल भाषा में आप विज्ञान सीख सकते हो। हाँ। तो इस तरह से घूमेंगे। मेरे पास एक एक्सपीरियंस भी है। मैं महाराष्ट्र में जब एक गया था, परभाणी करके एक जगह है, गांव है, और वहाँ पे मेरा एक एस्ट्रोनॉमी पार्क बन रहा है। तो मुझे लेने के लिए अकोला स्टेशन पे मुझे लेने के लिए कोई आया था, और वहाँ पे सुबह में हम 5 बजे अकोला स्टेशन आ गया, और वो कार लेके मुझे लेने आया, और कार जाती थी आगे, और 1-1.5 घंटे के बाद मैंने कहा अभी सुबह होने आई है, चाय बाय कहीं पिलाओ। तो उन्होंने कहा आगे एक छोटा सा गांव आएगा, वहाँ पे हम चाय पियेंगे। तो गांव आया, सूरज भी थोड़ा ऊपर आ गया था, और चाय वाला का जो ढाबा होता है वो आया, और जैसे मैं कार से बाहर निकला तो मैंने देखा कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मैंने सोचा कि ये ज्योतिर्लिंग यहाँ कैसे आ गया। हाँ। लेकिन चलो, ज्योतिर्लिंग है और शिव जी का मंदिर है, तो पहले उनकी पूजा करते हैं, बाद में चाय पीते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं जब भी बाहर जाता हूँ मेरी बैग में कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन एक पीताम्बर होता है। अच्छा। धोती जिसको बोलते हैं। मैंने उनको कहा यार मुझे नहाना है। वो सोचता रह गया कि अभी ये नहाने की व्यवस्था और सर को नहाने की व्यवस्था कैसे करूँ। सर यहाँ पे तो नहाने की व्यवस्था कोई नहीं है। मैंने कहा ये ढाबे वाले तो नहाते हो गए ना। तो उनका पीछे जो टंकी है वहाँ पे खुले बना लेते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। टुवाल वुआल ले लिया, और पूरी ठंडी जी थी, ठंडी का मौसम था, जनवरी का महीना था। मैंने अपनी पूरी जो बकेट है ऊपर डाल दी, नहा लिया, और मैंने कहा चलो मैं मंदिर जाऊँगा। फिर पीताम्बर पहन लिया तो 2-3 लोगों ने देखा कि ये कोई अलग है, वो लोग मेरे पीछे आए, और फिर जब मैं अंदर गया तब पता चला कि अरे ये क्या, कौन सी जगह पे मैं आ गया। मेरे साथ जो आया था ना लड़का, वो लड़का साइंटिस्ट था और दुनिया के 17 देशों में घूम चुका। क्या बात है। और मैंने सारी बातें बताई, देखो ये है, ये है, ये है, ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ बताई। फिर 6 महीने के बाद दूसरी बार जाना हुआ, और वहाँ से व्हाट्सएप पे बातें हुई कि ये सर आने वाले हैं, कौन लेने जाएगा। तो सबसे पहले उन्हें उंगली ऊंची करी। फिर मैंने कहा भाई तू इतना बड़ा साइंटिस्ट है, मेरे साथ तू क्यों ट्रैवल कर रहा है। तो उन्होंने कहा सर पहले मैं मंदिर जाता था तो खाली प्रणाम करके आता था, आपके साथ आने के बाद पता चला कि मंदिर में क्या देखना चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज है सच में। बहुत, आपसे तो बात करना मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मंदिर अभी आपके भी रिसर्च में बाकी है शायद। और नीचे की साइड, दक्षिण की साइड ज़्यादा गए हैं, अभी कौन से मंदिर कवर करने बाकी है अभी?
नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मंदिर, ऊपर में भी ऐसे मंदिर है। वहाँ जैसे आप जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज की जानकारी आपको मिलती है। जैसे आप ग्वालियर में जाएंगे हाँ। तो ग्वालियर के आसपास ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। अच्छा। जिनमें एक मंदिर है, उसका नाम मुझे याद आएगा, लेकिन वो मंदिर जो था वो मंदिर नहीं था, लेकिन एक कैंपस था बहुत बड़ा। अच्छा। और बहुत सारे पत्थर ऐसे ही पड़े थे। एक जो फेमस डाकू गुर्जर, उसका वो अड्डा था। अच्छा। और वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टर की वहाँ पे नियुक्ति हुई, डॉक्टर मोहम्मद, शायद मुझे, मैं भूल नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये पूरा कैंपस है, उसके अंदर क्या पड़ा है किसी को पता नहीं है, और वहाँ पे गुर्जर डाकू का अड्डा है, इसलिए कोई नहीं जा रहा है। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उनका कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि देखो, भगवान ने आपको जीवित रखा है कुछ अच्छे काम के लिए, आपका अड्डा जहाँ पे है वहाँ पे क्या है आपको पता नहीं। तो उन्होंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा इनके अंदर बहुत सारे शिव जी के मंदिर हैं। हाँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 200 से भी ज्यादा मंदिर हैं। हाँ। तो पहले तो उनको सच नहीं लगा, लेकिन 5-6 मीटिंग के बाद उनको ऐसा लगा मुझे पकड़ने का कोई योजना बना रहा है। फिर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे पे विश्वास रखो। और उन्होंने परमिशन दिया, और जो पत्थर पड़े थे ना, उनसे एक मंदिर बन गया। अच्छा। तो वो डाकू भी आश्चर्यचकित रह गया कि क्या बात करते हो, और इतने सारे मंदिर। फिर उनका देखो, मैं डाकूगिरी छोड़ देता हूँ, मेरे जितने लोग हैं ना वो भी मंदिर बनाने में हेल्प करेंगे। तो वहाँ आज 200 मंदिर खड़े हो गए। आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं जब गया तब एकदम छोटा सा रास्ता था, और वहाँ जब मैंने देखा, मैं उसके फोटोग्राफ शेयर करूंगा, तो आज भी बहुत सारे मंदिर वहाँ पे हैं, और नए बनते जा रहे। लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे 365 मंदिर है। क्या बात है। आपकी जहाँ नजर जाती है चारों तरफ मंदिर मंदिर मंदिर। वाओ। तो ऐसे बहुत सारे हैं। अपने आप ग्वालियर के पास जाएंगे, एक 64 जोगनी का मंदिर हाँ, है, 64 जोगनी का है, जो अपनी संसद भवन है, हाँ, उसकी बिल्कुल कार्बन कॉपी है। हाँ, कार्बन तो कॉपी। वहाँ भी मैं गया हूँ। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जगह है कि वहाँ पे आप देखेंगे ना, तो इतने बड़े बड़े पत्थर की जो एक शिलाएं बनी होती है, तो ये सिंगल रोड इतने कहाँ से आए? हाँ। तो ऐसे आप देखेंगे तो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं, हमारी जो शरीर विज्ञान के बारे में भी उनकी जानकारी लोगों के पास थी। ठीक है ना? जो महिला गर्भवती होती है तो उनके हर एक महीने का जो पोजीशन कैसे होता है, वो भी उनके अंदर कंडारी गई है। हाँ। साउंड के बारे में जाएंगे तो आप हैदराबाद में जो महल है, तो वहाँ पे एक ताली बजाते तो ताली का आवाज दूर दूर तक जाता है। तो साउंड एकोस्टिक के बारे में भी लोग जानते हैं। दिल्ली का लोस्तंभ के बारे में इतने साल से जंग क्यों नहीं लगा? तो मेटलर्जी की नॉलेज तब भी हमारे पास थी। तब थी। तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे? आप पटना में जाएंगे, नालंदा विद्यापीठ। हाँ। तो विज्ञान तो हर जगह, ऐसा नहीं है हर जगह है। ज्यादातर बात मैंने साउथ की बात, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ में, तो नॉर्थ में भी है। हाँ। लेकिन नॉर्थ में उथल पुथल बहुत ज्यादा हुई। हाँ। तो बहुत सारी चीज वहां पे नष्ट हो गई। लेकिन धीरे धीरे आप देखते जाएंगे, जैसे अभी अयोध्या का बात करें, हाँ। तो अयोध्या के अंदर भी सूर्य तिलक करने के लिए इंजीनियरिंग की रचना की गई। हाँ। तो साइंस तो कहाँ नहीं है, सब हर जगह आपको साइंस मिलेगी। आप काशी की बात करें, जहाँ पे काशी जो बसा है, तो उसकी जो वो नगर बसाने का विचार जिसने आया, तो वो नगर ऐसा बना है कि जितना भी पानी आएगा गंगा नदी में, वो जगह जो नगर बसा है उसको कभी नुकसान नहीं होगा। तो उसकी जो आर्किटेक्चरल आप डिजाइन देखेंगे, वो देख के आपको पता चलेगा कि ये इसकी रचना करने वाले लोग बहुत ज्ञानी होंगे। सही है। तो साइंस हर जगह पे है। विज्ञान आप और कश्मीर में जाएंगे तो वहां भी साइंस, हाँ। लेकिन वो सारे मंदिर नष्ट किए गए हैं। सही तो बात है। हर जगह पे है। मतलब हमारी आध्यात्मिक, जो धार्मिक और ये जो भी हमारी जो अभी यात्रा है, भारतीय संस्कृति है, वो विज्ञान के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि दोनों को अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर उनके साथ जुड़ा हुआ है। और सारे नियम जो है इतने सरल तरीके से रखे गए हैं। हाँ। तो लोग आजकल उनको अंधश्रद्धा मानते हैं। जैसे अभी सावन का महीना गया, सावन महीने के अंदर हम चने की चीज ज्यादा खाते हैं। हाँ। जैसे जन्माष्टमी वगैरह होती है, सातम आठम होती है, तो जो वड़ा खाते हैं, मोहनथाल खाते हैं, हाँ। तो सारी चीज चने की बनी हुई होती है। तो क्यों चना? और चना एकदम फाइन नहीं, थोड़ा करकरा, ये सब करते हैं ना। क्यों करते हैं?
क्योंकि चने का यूज तो हम अपनी स्किन को साफ करने के लिए भी करते हैं। हाँ, सही है। ये भी है, साइंस है। अगर उसको करकरा जो भी उन्होंने बना दिया, मोहनथाल बना दिया, वड़ा बना दिया, और वही चीज हम खाते हैं, तो हमारे पेट और आंतें जो है वो भी साफ हो जाते हैं। उपवास करते हैं तो उसके पीछे भी विज्ञान है। हाँ, आजकल मावे की चीज खा के उपवास करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन तरीके से करो तो वो सारी चीज के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान है, और ये सारी चीज हमें वहीं सीखने को मिलती है। सही बात है, सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने और हमारे स्टूडियो पे आए। खूब खूब दिल से धन्यवाद आपको बोलती हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे आने का न्योता दिया और बहुत सारी बातें करने का, सिर्फ यही सब्जेक्ट पे बातें करने का मौका मिला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि मेरी चैनल है ना धार्मिक है, और मैं हमेशा धर्म और सनातन के बारे में बात करती हूँ, और ऐसा है कि लोगों तक एक अच्छा सा मैसेज दे सकूँ अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और मैं आपसे जब मिली ना, तब मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी जानकारी है जो मैं दे सकती हूँ। हाँ, लोग क्या है, भगवान की बातें करना है तो मंदिर में जाना लोग धार्मिक समझ लेते हैं। हाँ। लेकिन ये धर्म की बात, धर्म में क्या क्या नहीं है, धर्म में विज्ञान है, जीवन जीने की संज्ञा है, ऐसी बहुत सारी चीज है। तो सब कुछ एक ही जगह पे मिलता है, तो वहां पे क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। आजकल लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ भी उनको समझ में नहीं आता और उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हाँ। कई बार बहुत सारी मान्यता, कई बार होता है मुझे पूछते हैं कि सर ये चीज क्यों करनी चाहिए, अपने धर्म में लिखी है, ये करनी चाहिए, उसकी साबिती। हाँ, तो मैं कहता मानते हैं। हूँ, हाँ, मैंने कहता 10 साल पहले तुझे पता है कि ये चने की चीज क्यों खानी चाहिए? पहले पता था कि नहीं? पता नहीं था। तब क्या करता था? तो उन्होंने बोला मैं फॉलो नहीं करता था। अभी पता चला तो फॉलो करने लगा। तो उन्होंने बोला हाँ, तो इतने 10 साल तो आपको लॉस गया ना। हाँ। तो हाँ सर, ये लॉस गया। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि ये सारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर उसका रिजल्ट या तो उसका प्रूफ मिलने के बाद फॉलो करना अच्छा नहीं है। आप फॉलो करते ही जाओ। हाँ, सही बात है, फॉलो ही करो। आप फॉलो ही करो, और उसकी कोई ना कोई प्रमाण आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके पीछे ही पड़े, दुनिया भर के लोग भारत के रीत रिवाज और संस्कृति के पीछे ही पड़े हैं। आज दुनिया भर में जॉइंट फैमिली का ट्रेंड चल रहा है। सही बात। आज दुनिया भर में वेजिटेरियन का ट्रेंड चल रहा है, योगा अपना रहे, योगा का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, स्पिरिचुअल हो रहे लोग, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वो सारी चीज आप फॉलो करते ही जाओ। दिवाली की दिन है, चैत्र महीने की जो नवरात्रि है, उसके ऊपर हम उपवास क्यों कर रखते हैं? तो आप देखेंगे, मैंने तो रिसर्च किया है कि चैत्र नवरात्रि के टाइम पे या तो दिवाली का जो टाइम है, उस पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, बीमारी, सुसाइड वो ही टाइम पे होता है। सही बात है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है उस टाइम पे आप उपवास करो, मन एकदम शांत रखो, कुछ काम मत करो, तो ये सारी चीज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। सही बात है। और उस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो नाम लेना पड़ेगा, भगवान का नाम ले लो, कुछ करो। तो ये सब कुछ साइंस है। उसको फॉलो करेंगे तो सुखी होंगे। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप घूम फिर के वहीं आएंगे। हाँ, ऐसा ही आप कहीं भी जाएंगे घूम फिर के वहीं आएंगे। तो हमारे पास तो अपनी पूरा खुद की संस्कृति है, उसको फॉलो करेंगे तो ये अपने पास शॉर्टकट है। हाँ। दुनिया को सीखना है, हमारे पास शॉर्टकट है। वो लोग आएंगे हमसे, वो लोग आएंगे। तो ये शॉर्टकट अपना लो, और ऐसा शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।